साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास इतिहास की क्लास है। इतिहास के अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम आज की जो हमारी क्लास है वह सिंधु मोहरे या रिफिल स्थापत्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि सिंधु कालीन जो लोग थे वो मोहरे जो उन्होंने बनाया उस पे जो विभिन्न प्रकार के, चाहे वो पशु पक्षियों के चित्र रहे हों, मानव के चित्र रहे हों, उसके बाद जो उन्होंने माप या बटखरे बनाए उसके विषय में चर्चा करेंगे। जो मिट्टी के बर्तन सिंधुकालीन लोगों ने अपने प्रयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए बनाए थे, उसकी चर्चा हम करेंगे। इस तरीके से आज जो सिंधुकालीन मोहर और रिफिल स्थापत्य है उसके विषय में एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट करके बताइए कि ये जो क्लास टीजीटी पीजीटी आगामी परीक्षा है उसके लिए हम सिलेबस अनुसार पढ़ा रहे हैं। हम आपको और किस तरीके का मैटर दे ताकि परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्लास है सिंधु मोहरे, जिसे हम शिल्प कहते हैं या रिफिल स्थापत्य। अगर इसकी हम बात के निर्माण की बात करें, सिंधु मोहरों के निर्माण करने में कांचली मिट्टी का प्रयोग होता था। कांचली एक विशेष प्रकार की मिट्टी थी जिसे सिंधु लोगों ने गूंथ करके बहुत अच्छे तरीके से मिला करके बनाते थे। उसके बाद चट नामक पत्थर का प्रयोग किया उन्होंने। फिर मिट्टी का, जो मिट्टी है साधारण मिट्टी, उसका भी उन्होंने प्रयोग किया जिससे मोहरे बनाई। उसके बाद सेलखड़ी नामक पत्थर का उन्होंने प्रयोग किया जिससे मोहरे बनाई। अगर सिंधु कालीन मोहरों की बात करें तो सर्वाधिक के मोहरे सेलखड़ी नामक पत्थर से उन्होंने बनाई थी। सेलखड़ी नामक पत्थर का प्रयोग करके सिंधु कालीन लोगों ने सबसे ज्यादा मोहरों का निर्माण किया। भाई निर्माण तो काचरी मिट्टी से भी किया, चट नामक पत्थर का भी किया, तो मिट्टी है उसका भी प्रयोग किया, सेलखड़ी का प्रयोग किया, लेकिन सबसे ज्यादा सुटेबल जो उन्हें लगा कि इन मोहरों का प्रयोग करके हम इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं, तो यही सेलखड़ी जो है, जो पत्थर है, उसका प्रयोग सिंधुकालीन लोगों ने सर्वाधिक मात्रा में किया था। अब देखते हैं पुरास्थल लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहर प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देसलपुर और लोथल नामक पुरास्थल से तांबे की बनी हुई मुहर मिली है। जैसे हमने क्या बात किया यहाँ पे, निर्माण कांचली, चट, मिट्टी और सेलखड़ी, इनसे मुहरे बनाते थे, लेकिन तांबे का मुहर भी सिंधुकालीन लोगों के द्वारा बनाया जाता था, जिसका प्रमाण लोथल और देसलपुर से मिलता है। अब देखते हैं, ये तो हो गया निर्माण, ठीक। अब आते हैं सिंधुकालीन जो मुहर है उसका आकार किस तरीके का था। अगर हम आकार की बात करें, जो मोहरे हैं वह गोलाकार उन्होंने बनाया, वर्गाकार उन्होंने बनाया, घनाकार मोहरे बनाई उन्होंने, बेलनाकार मोहर भी उन्होंने बनाया था। सिंधुकालीन लोग जो मोहर बनाई उसका जो उन्होंने आकार दिया, गोलाकार, वर्गाकार, घनाकार, बेलनाकार, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित मोहर बनाई जिस आकार में, वह आकार था वर्गाकार या चौकोर। ध्यान दीजिए, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है
कि सैंधवकालीन जो मोहर बनाई गई थी सबसे प्रचलित आकार उसका कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा वर्गाकार व चौकोर, जिसे हम चौकोर कहते हैं। वर्गाकार चौकोर सर्वाधिक मात्रा में इस आकार में ढाल करके सैंधवकालीन लोगों ने मोहरों का निर्माण किया करते थे। अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से एक, ध्यान दीजिए, एक की संख्या में और फिर मोहनजोदड़ो से 5 की संख्या में बेलनाकार मुहरें मिली हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि बेलनाकार मोहरों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ध्यान दीजिए, कालीबंगा से एक मोहर मिली है, फिर मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं। उसके बाद फिर आते हैं दैमाबाद। दैमाबाद में जब खुदाई की गई, यहाँ से भी एक बेलनाकार मुहर मिलती है। ठीक, अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात कर लें तो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और फिर दैमाबाद, इन 3 पुरास्थलों से बेलनाकार मोहरों का साक्ष्य मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं इन तीनों बस्तियों में यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन्होंने जो मोहरों का प्रयोग किया, जिस आकार में उन्होंने मोहरों को बनाया वह आकार था बेलनाकार। अब ध्यान दीजिए, जो दैमाबाद है यह जौरवे संस्कृति से संबंधित है। जो यहाँ पे बेलनाकार दैमाबाद से मिला है, अगर बात करें किस संस्कृति से संबंधित है तो जौरवे संस्कृति से संबंधित है। अब चलते हैं इसकी प्राप्ति की बात कर ले। प्राप्ति में हम आपको बताएंगे कि जो मोहरें मिली हैं वह कितनी संख्या में मिली है। चाहे बात करें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व अन्य जगहों में संख्या के आधार पर बात करें, जैसे 100 की संख्या में है तो कितने प्रतिशत मोहर हड़प्पा से मिली है, कितने प्रतिशत मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है और अन्य जगहों पर कितनी संख्या में मोहरें मिली हैं। तो आइए बस चर्चा करते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में 68% मोहरें मिली हैं। उसके बाद 19% मोहरें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिलती है और 13% मोहर अन्य जगहों से मिली है। अर्थात हम बात करें सर्वाधिक संख्या में, अगर मोहर की बात करें तो सर्वाधिक संख्या में मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। अर्थात हड़प्पाई लोगों ने सर्वाधिक संख्या में मोहरें जो बनाई थी वह मोहनजोदड़ो से बनाई थी। उसके बाद हड़प्पा से मिली है, फिर जो अन्य जगह हैं सब मिला के मिली है। तो अब देखिए, एक है पुरातत्ववेत्ता सीजी गैड। सीजी गैड महोदय ने मेसोपोटामिया जो तत्कालीन संस्कृति थी, सभ्यता थी, वहाँ पे जो उन्होंने खुदाई की तो सीजी गैड महोदय को वहाँ से सैंधव सभ्यता से संबंधित 23 मोहरें प्राप्त हुई। ध्यान दीजिए, सीजी गैड महोदय जब मेसोपोटामिया जाकर के वहाँ पे खुदाई की, उन्होंने वहाँ पे सर्वे किया तो उन्हें सैंधव सभ्यता से संबंधित जिस तरीके से यहाँ की मोहरें थी वही मोहरें मेसोपोटामिया में प्राप्त हुई उन्हें। अब देखते हैं सैंधवकालीन मोहरों की विशेषता कौन कौन सी है। सैंधवकालीन मोहरों की जो विशेषता है, सैंधव जो धर्म है इस पे वो जानकारी मिलती है। उसके बाद सैंधव लिपि की अधिकतम जानकारी मोहरों से ही प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, अगर इसकी विशेषता की बात करें, सैंधवकालीन जो धर्म है उसकी जानकारी हमें अधिकतर इन मोहरों से प्राप्त होती है। उसके बाद जो सैंधवकालीन लिपि है, जो लिखने की परंपरा थी, जिसे आज भी अपठनीय है, विद्वानों के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है, तो जो इसके विषय में जानकारी है वह मोहरों से ही प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं मोहरों को ही हड़प्पा संस्कृति का सर्वोत्तम कलाकृत माना गया है। अर्थात जो मोहरें बनाई गई उस पर तमाम प्रकार की जो आकृतियां बनाई गई, तो उसको देख करके
या पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि जो मोहरे हैं वह सर्वोत्तम कलाकृति है। अब आते हैं ताम्रपट्ट, तो तांबे के बने हुए जो पट्ट थे उसकी चर्चा करें तो अधिकार ताम्रपट्ट मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ध्यान दीजिए, लगभग जो ताम्रपट्ट मिले हैं तांबे के बनाए गए वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हड़प्पा से कुल 8 ताम्रपट्ट मिलते हैं, हड़प्पा से 8। उसके बाद देखिए पटना, पटना से एक ऐसा ताम्रपट्ट मिला है जिस पर 12 ऐसे चिन्ह बने हैं जो सैंधव लिपि चिन्हों से मिलते हैं। ध्यान दीजिए, पटना से एक ऐसा ताम्रपट्ट मिला है जिससे देखने में ऐसा लगता है इस पे 12 चित्र बने हैं जो सैंधव लिपि से मिलते जुलते हैं। उसके बाद अब ताम्रपट्ट के बाद चर्चा करते मृदभांडों की। मृदभांड अर्थात मिट्टी के बनाए हुए पके बर्तन। अब देखिए हड़प्पा कालीन जो मृदभांड है, सर्वाधिक जो मृदभांड बनाए गए हैं वह चाक निर्मित हैं। ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि सैंधव कालीन जो मृदभांड बनाए गए तो किससे बनाए गए, तो चाक से बनाए गए सर्वाधिक। उसके बाद जो सैंधव मृदभांड मुख्यतः अगर रंग की बात करेंगे लाल या गुलाबी रंग के थे। सैंधव कालीन लोग जब चाक से मिट्टी के बर्तन को बना लिया, उसे रंगने के लिए जो उन्होंने सर्वाधिक रंगों का प्रयोग किया वह लाल रंग है और गुलाबी रंग है। उसके बाद जब इन्होंने लाल और गुलाबी रंगों का प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा और जो फिनिशिंग देने के लिए और सुंदर बनाने के लिए काले रंग की आकृतियां उस पर बनाया करते थे। ध्यान दीजिए, सैंधव कालीन जो लोग थे जो अपने उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए या अन्य उपयोग के लिए जो मिट्टी के बर्तन चाक के द्वारा उन्होंने बनाया, उसे रंगने के लिए लाल और गुलाबी रंगों का उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद जब उसे लाल और गुलाबी रंगों से रंग दिया तो उसे सोचा कि और इसे फिनिशिंग दिया जाए और बेहतरीन ढंग से इसे रंगा जाए, सजाया जाए। उन्होंने क्या किया, काले रंग का उन्होंने उस पर आकृतियां बनाना शुरू किया। ठीक, काले रंग की आकृति और कांकन उन्होंने मृदभांडों पर किया। अब देखते हैं यही इतनी बेहतरीन तरीके से जिन्होंने मृदभांड को बनाया, यही जो इसकी विशिष्ट लक्षण है हड़प्पाई मृदभांड की संज्ञा दी गई है। ध्यान दीजिए, इसे हड़प्पाई मृदभांड की संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं, मृदभांडों पर भी हड़प्पा लिपि का अंकन है। ध्यान दीजिए, जो हड़प्पाई लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाए उस पर उन्होंने अपनी जो उनकी लिपि थी उसको भी उन मृदभांडों पर लिखने का काम किया। जो उनकी लिपि है इन मृदभांडों पर प्राप्त होती है जो कि अभी अपठनीय है। उसके बाद बात करते हैं इन मृदभांडों पर जो उन्होंने चित्र बनाया, मतलब आकार उन्होंने बनाया, त्रिभुजाकार आकार बनाया, वृत्ताकार आकार बनाया और वर्गाकार आकार बनाया। इस तरीके से तमाम प्रकार के जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उन मृदभांडों पर बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से सजाने के लिए उस पर बनाया करते थे। उसके बाद देखिए इन मृदभांडों पर पीपल की पत्ती का चित्र उन्होंने बनाया। हड़प्पाई लोगों ने जो मृदभांड बनाया उस पर ज्यामितीय आकारों के बाद पीपल की पत्ती का चित्र बनाया। उसके बाद ताड़ का पेड़ उस पे बनाया था मृदभांडों पर, खजूर का पेड़ बनाया, केला का पेड़ बनाया। इस तमाम प्रकार से जो वनस्पतियां हैं उनका चित्र उन्होंने अंकन उन मृदभांडों पे किया। अर्थात हम कह सकते हैं जो हड़प्पाई लोग हैं, ध्यान दीजिएगा परीक्षा में पूछ भी सकता है कि पीपल की पत्ती का प्रयोग जानकारी हड़प्पा लोगों की थी नहीं थी, तो ध्यान दीजिए पीपल की पत्ती का
ज्ञान हड़प्पाई लोगों को था, या पीपल के पेड़ के जानकारी हड़प्पाई लोगों का था, ताड़ के पेड़ की जानकारी भी हड़प्पाई लोगों को था, खजूर और केला, इन तमाम प्रकार की जो वनस्पतियां हैं इनकी जानकारी हड़प्पाई लोगों के पास था। अर्थात इसे काफी बड़ी मात्रा में वो उपयोग करते रहे होंगे, और जब उपयोग करेंगे जो उनके करीब ज्यादा वस्तुएं होंगी, जो चीजें होंगी, उसके प्रति ज्यादा आकर्षण होगा। उन्हीं का अंकन जो उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए उस पर आकृतियां उसकी बनाई ताकि वो अच्छा और लगे। अब देखिए ये तो हो गया ज्यामिति और जो वनस्पतियां थी इनका चित्र हो गया। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बैल का चित्र बनाया, वृषभ या बैल का चित्र बनाया, हिरण का भी चित्र उन्होंने अपने मृदभांडों पर बनाया, 12 सिंघा का चित्र भी उन्होंने बनाया, मोर का भी चित्र बनाया था, सारस जो पक्षी है उसका भी चित्र उन्होंने बनाया, बत्तख जो है उसका चित्र उन्होंने बनाया है। ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है, यह पूछ भी सकता है कि मानव निर्मित जो मृदभांड है उस पर किस पशु का अंकन हड़प्पाई लोग करते थे या नहीं करते थे। आपके सामने ऑप्शन दे देगा, आपको यहीं पे आपको उत्तर ढूंढना है कि वृषभ या बैल, हिरण, 12 सिंघा, मोर, सारस, बत्तख, इन पशु पक्षियों का प्रयोग हड़प्पाई लोग मृदभांडों पर उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए अंकन करते थे। उसके बाद ध्यान दीजिए, और मछली का चित्रण विशेष लोकप्रिय था। ध्यान दीजिए, हड़प्पाई लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उस पर मछली का अंकन विशेष रूप से बनाते थे, सर्वाधिक प्रचलित था। हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई लोग मछली खाते भी रहे होंगे। अब देखिए, जो समाधान है जब उसकी खुदाई की गई तो वहां से मृदभांडों पर सामान्यतया हाजा पक्षी या मोर का अंकन मिला है। हड़प्पाई पुरास्थल से जब उसकी खुदाई की गई एक समाधान प्राप्त हुआ है जिस पर जिसके अंदर एक मृदभांड मिला है जिस पर हाजा पक्षी, जिसे मोर कहा गया है, कि उसे पवित्र मानते थे वो लोग, उसका अंकन मृदभांडों पर हड़प्पाई लोग किया करते थे। अब चलते हैं, हड़प्पा से जब इसकी खुदाई की गई तो यहाँ से जो मृदभांड मिला है उस पर ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से खुदाई के बाद जो वहां से जो मिट्टी का बर्तन मिला है उस पर जो मिट्टी का बर्तन मिला, हड़प्पाई लोग एक अंकन किए हैं, चित्र बनाए हैं, जाल के साथ मछुआरे का अंकन उन्होंने किया है। तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा से एक मिट्टी का बर्तन मिला है, उस मिट्टी के बर्तन पर जो वहां के शिल्पकार थे उन्होंने एक मछुआरे का चित्र बनाया है, जो मछुआरा अपने हाथ में जो जाल है उसको लिए हुए दिखाया गया है। ठीक, अब देखिए, हड़प्पा से ही जो दूसरा साक्ष्य मिला है जो उस पर उन्होंने चित्र बनाया मिट्टी के बर्तन पर, दूध पिलाती हुई हिरनी, एक हिरनी मिली है जो अपने बच्चे को दूध का पान करा रही है, उसका अंकन हड़प्पाई लोगों ने मिट्टी के बर्तन पर किया है। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक मृदभांड मिला है जिस पर कन खजूरे का अंकन है। ध्यान दीजिए, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि कन खजूरे का अंकन का साक्ष्य कहाँ के मृदभांडों पर मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ध्यान दीजिए, जितने पॉइंट हम आपको बता रहे हैं सारे के सारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको किसी भी
बिंदु को छोड़ना नहीं है, हर बिंदु को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। अब हमारा यह मानना है कि आगामी जो परीक्षा होने वाली है, आप मान के चलिए इसमें नकल होने की कोई संभावना नहीं बचती है। अब क्यों नहीं बचती है? क्योंकि चाहे नेट का पेपर हो, चाहे यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे लोक सेवा आयोग में पीसीएसजे की मेंस की परीक्षा की बात रही हो, इन तमाम प्रकार के जो भ्रष्टाचार, पेपर आउट या कॉपी बदलने की जो प्रक्रिया रही है लोगों की, इससे सरकार की काफ़ी बदनामी हो चुकी है। सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए अब एक ही काम कर सकती है। जो आगामी परीक्षा होगी, अब चाहे जब हो, 2-4 महीने में, 6 महीने में, मान के चलिए पूरी शक्ति के साथ वो अपना पेपर करवाएगा। उसमें किसी भी प्रकार की नकल की संभावना नहीं बचती है, क्योंकि उसे अपना रवैया भी सुधारना है, अपनी छवि को सुधारना है। लोक सेवा आयोग में लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति को उन्होंने देख चुके हैं कि नकल जो समाज में एक माहौल क्रिएट किया कि सरकार गलत है, उसको सुधारने का प्रयास करेगा वो। इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस जरूर सॉल्व करिए, क्लास को देखिए, तो पढ़ाई आपकी अच्छी होती रहेगी। तो फिर देखिए, मोहनजोदड़ो जो मृदभांड मिला है, मिट्टी का बर्तन मिला है, वहाँ कन खजूरे का अंकन मिलता है। उसके बाद ये देखिए, लोथल की जब खुदाई की गई, वहां से जो मिट्टी का बर्तन मिला है, ये देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, प्यासे कौए का अंकन कहाँ के मृदभांड पर मिलता है? तो लोथल से मिला है। उसके बाद देखिए, चालाक लोमड़ी की आकृति कहाँ से मिलती है? तो लोथल से मिली है। ये 3-4 जो प्रश्न आपके यहाँ पे मिले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कन खजूरे की बात करें, चाहे प्यासे कौए की बात करें, या चालाक लोमड़ी की आकृति की बात, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। लोथल से जो मृदभांड मिला है, उस मृदभांड पर जो अंकन है वह है प्यासे कौए का। एक प्यासा कौआ है जिसमें उसे दिखाया गया है। चालाक लोमड़ी की आकृति का अंकन भी हड़प्पाई लोगों ने मृदभांडों पर किया है। अब चलते हैं, जो मृदभांड उन्होंने बनाए, मृदभांड बनाने के लिए जो भट्ठी का उन्होंने प्रयोग किया, जो भट्ठे बनाया करते थे मिट्टी के बर्तन को बनाने के बाद पकाने के लिए, उसका प्रमाण कहाँ से मिला है भट्ठे का? ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, हड़प्पा व नवसारो, ये जो पूरा स्थल है, यहाँ से खुदाई के बाद यह प्रमाण मिला कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए जो भट्ठी या भट्ठे का प्रयोग किया गया, तो मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, हड़प्पा, नवसारो। अब ध्यान दीजिए, ये जो 4 पूरा स्थल हैं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो भट्ठे का प्रयोग किया गया है, उसका साक्ष्य मिलता है। अब देखिए, युद्ध संबंधी उपकरण, हड़प्पाई लोग, जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा का जो विनाश हुआ है वह युद्ध के कारण हुआ है। ठीक, तो वही युद्ध संबंधी जो उपकरण खुदाई के बाद मिला है, उसमें मिला क्या क्या? ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कवच है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कवच, ढाल और शिरास्त्राण, ये 3 चीजें हड़प्पा से नहीं मिलती हैं। ध्यान दीजिए, ये वस्तुएं यहाँ से नहीं मिली हैं। अगर कवच की बात करें, ढाल की बात करें, शिरास्त्राण की बात करें, जो युद्ध का ये सामान होता है, जो वस्तुएं होती हैं,
हड़प्पा से खुदाई के बाद यहाँ से नहीं मिलती है। उसके बाद देखिए जो सर्वाधिक मात्रा में मिला है यहाँ से, सर्वाधिक संख्या में जो तांबे का बाण होता है, तांबे का बनाया हुआ बाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिलता है और गणेश्वर से मिला है। ध्यान दीजिए, तांबे का बाण सर्वाधिक संख्या में कालीबंगा से मिला है और गणेश्वर से मिला है। अब आते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा की जब खुदाई की गई, यहाँ से ऐसा प्रमाण मिला कि यहाँ पे अस्थाई सेना रखी जाती रही होगी। भाई जब युद्ध के सामान प्राप्त होंगे, इससे लगेगा कि सेना रही होगी। तो यही सेना का प्रमाण सुरकोटदा की खुदाई करने के बाद पुरातत्ववेत्ताओं को प्राप्त होता है। अब आइए आपको लेके चलते हैं बाट और माप। जो हड़प्पाई लोग व्यापार करते थे या फिर जिन सामानों का उन्होंने लेन देन किया लोगों से, उसे तौलने के लिए, मापने के लिए जिन बटखरों का उन्होंने प्रयोग किया, उन बटखरों में देखिए चट नामक पत्थर से सर्वाधिक बनाए गए। जिन्होंने बाट या बटखरे का प्रयोग किया, उसको बनाने के लिए चरट नामक पत्थर का सबसे ज्यादा उन्होंने उपयोग किया था। और जो उन्होंने चट का पत्थर का प्रयोग करके बाट और बटखरे बनाए उन्होंने, तो जो उसका आकार उन्होंने दिया वह आकार था घनाकार। घनाकार के आकार का हड़प्पाई लोगों ने बाट बनाया करते थे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है? मेसोपोटामिया प्रकार के बटखरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, तो वहां पे यह प्रमाण मिला कि जो बटखरे हड़प्पाई और मोहनजोदड़ो के लोगों ने प्रयोग किया, सेम उसी प्रकार का बटखरा मेसोपोटामिया, जो उसकी समकालीन संस्कृति सभ्यता थी, वहां से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए जो बटखरे हड़प्पाई लोग प्रयोग करते थे, उसका अनुपात यहाँ पे तौलने के लिए जो उन्होंने बाट बनाए, उसका जो आकार है 1:2:4:6 का था। ध्यान दीजिए, हड़प्पाई लोगों के द्वारा जो बटखरे बनाए गए, जो बाट बनाए गए, उसका जो आकार था, जो उसका अगर उसके अनुपात की बात करें तो उसमें 1:2:4:6 के अनुपात में बाट बनाया करते थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मनके बनाने की कार्यशाला। ध्यान दीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मनके बनाने की कार्यशाला चौहदड़ों से मिला है, लोथल से मिला है और बगसरा से मिलता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मनके बनाने की कार्यशाला या मिट्टी के बर्तन जहां बनाए जाते थे, तो जो कार्यशाला है चौहदड़ों से कार्यशाला मिला है, लोथल से कार्यशाला मिलता है और बगसरा नामक पूरा स्थल से कार्यशाला मिलता है। उसके बाद देखिए राखी गढ़ी चलते हैं। राखी गढ़ी से पत्थरों को गर्म करने की अंगीठी पाई गई है। ध्यान दीजिए, राखी गढ़ी की जब खुदाई की गई तो वहां से एक अंगीठी मिली है, जिससे अनुमान लगाया गया कि जो पत्थर थे जिसका उन्होंने उपयोग किया, उसको गर्म करने के लिए उसका प्रयोग किया करते थे। देखिए सेलखड़ी के जो मिट्टी के जो गहने बनाए गए, सेलखड़ी के सर्वाधिक मात्रा में मनके यहाँ से प्राप्त होते हैं। सेलखड़ी नामक पत्थर का जो उन्होंने मनके बनाए, सर्वाधिक संख्या में उन्होंने बनाया। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के जो मनके बनाए गए,
हड़प्पाई लोगों के द्वारा सर्वाधिक जो प्रचलित उसका आकार था वह था बेलनाकार। ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है या पूछ भी लिया जाएगा कि सिंधु सभ्यता में मनके का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है। अब ध्यान दीजिए, बेलनाकार है। उसके बाद आते हड़प्पा। हड़प्पा की जब खुदाई की गई, यहाँ से लंबी नली वाली बेलनाकार मनकों की प्राप्ति होती है। हड़प्पा से लंबी नली वाली बेलनाकार मनके प्राप्त होते हैं। ठीक। और फिर मेसोपोटामिया के शाही कब्र से इसकी प्राप्त हुई है। इसी तरीके का अब चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं सीप उद्योग की चर्चा करते हैं। सीप उद्योग की चर्चा करते हैं। सीप उद्योग बनाने का जो केंद्र था वह था बालाकोट और चौहदड़ो। सीप बनाने का जो सर्वाधिक काम बालाकोट में किया जाता था, उसके बाद चौहदड़ो में किया जाता था। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो सीप उद्योग प्रसिद्ध था वह था बालाकोट। बालाकोट सर्वाधिक सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। उसके बाद यहाँ पे देखिए हड़प्पा। हड़प्पा से सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का हार मिला है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाता है कि सोने के मनकों वाला 6 लड़ियों का हार किस पुरास्थल से मिलता है, तो हड़प्पा से मिला है। उसके बाद हड़प्पा से सोने का कंगन भी मिलता है। सोने का कंगन हड़प्पा से खुदाई के बाद प्राप्त हुआ है। फिर आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से तांबे का एक पिन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से तांबे का बना हुआ एक पिन प्राप्त होता है। जो पिन मिला है उस पर कुत्ते का अंकन मिला है। ये जो कुत्ते का अंकन उस पिन पर मिला है वह कर क्या रहा है, वह एक हिरण है, उसके कान को काट रहा है। ध्यान दीजिए, फिर एक बार समझ लीजिए, मोहनजोदड़ो से तांबे का बना हुआ एक पिन प्राप्त होता है जिस पर एक कुत्ते का अंकन किया गया है। जो कुत्ता उस पे बनाया गया है पिन पे, वह एक हिरण है, उसके कान को काट रहा है। ठीक। आइए अब कालीबंगा चलते हैं। कालीबंगा चूड़ी निर्माण का केंद्र था। ध्यान दीजिए, चूड़ी निर्माण की अगर बात की जाएगी तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। अब देखिए, कालीबंगा से ही शंख की बनी चूड़ियां सैंधव लोगों को सर्वाधिक प्रिय थी। सैंधव लोगों को शंख से बनी हुई चूड़ियां सर्वाधिक प्रिय थी। अर्थात जो शंख की चूड़ी बनाई जाती थी उसे सैंधव लोग सर्वाधिक पसंद करते थे। अब आते हैं गुजरात। गुजरात में एक पूर्व स्थल है नागेश्वर। कौन सा है? नागेश्वर। नागेश्वर केवल शंख निर्माण के लिए ही प्रसिद्ध था। अर्थात जो गुजरात का नागेश्वर पूर्व स्थल है वहां पे शंख शिल्प का ही केवल कार्य होता था। अब देखिए, यहाँ पे चौहदड़ों से सीपी सिल्क की चूड़ियां मिली हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सीपी सिल्क की चूड़ियां किस पूर्व स्थल से मिलती हैं या मिली हैं, तो चौहदड़ों से प्राप्त होती है। अब देखिए, यहाँ पे लोथल की चर्चा करेंगे। लोथल से एक बटन की तरह गोल मुद्रा मिली है। लोथल से एक जो बटन है उसके आकार की एक गोल मुद्रा मिली है। उस मुद्रा पर एक 2 मुहे राक्षस का अंकन है। 2 मुहे परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां से 2 मुहे राक्षस का प्रमाण मिलता है,
तो लोथल से। अब लोथल से भागते हुए हिरण का चित्र मिला है। उसके बाद लोथल से ही एक मुहर मिली है जिस पर बीज बोने का जो यंत्र है उसका साक्ष्य मिला है। ठीक, एक बार फिर समझ लेते हैं। इस सारे के सारे जो बिंदु हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि लोथल से एक बटन मिला है जिस बटन पर एक दो मुहे राक्षस का अंकन है। उसके बाद एक प्रमाण मिलता है वहां से कि यहाँ पे भागते हुए हिरण का चित्र मिलता है। उसके बाद एक मुहर यहाँ से मिली है जिस पर बीज बोने का जो यंत्र प्रयोग होता था उसका अंकन लोथल से मिलता है। उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली है, एक मुद्रा यहाँ से मिली है जिस पर 3 बाघों के सिर दिखाए गए हैं। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा मिली है जिस पर 3 बाघों के सिर दिखाए गए हैं। जो बाघ उस पे बनाए गए थे उसका जो शरीर है उसको बांधा गया है गूंथ करके मिट्टी को। उसके बाद देखिए चौदड़ो। चौदड़ों से एक मिट्टी की मुहर प्राप्त होती है जिस पर 3 घड़ियाल का अंकन मिलता है। मिट्टी की मुहर पर जो चौदड़ों से मिला है उस पर 3 घड़ियाल का अंकन है। ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां से मिट्टी की मुहर पर 3 घड़ियाल का या घड़ियाल का साक्ष्य मिलता है, तो चौदड़ो है। उसके बाद हड़प्पा की चर्चा करते हैं। हड़प्पा से जो मुहर मिली है उस पर गरुड़ व खरगोश का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मुहरों पर गरुड़ व खरगोश का अंकन प्राप्त होता है। अब देखिए अगले बिंदु पर, अगला बिंदु व्याघ्र का चित्रण सैंधव सभ्यता के संदर्भ में सिंधु घाटी में स्थित स्थलों से ही हुई है। अगर हम बात करें जो बाघ है उसका साक्ष्य अगर कहीं से मिला है तो केवल सैंधव जो घाटी है वहां से स्पेशली रूप से मिला है। उसके अलावा केवल कालीबंगा ऐसा स्थल है जहां से बाघ के चित्र का अंकन मिलता है। ये अपवाद स्वरूप है। ध्यान दीजिए, अगर परीक्षा में पूछे बाघ का अंकन किस स्थल से मिला है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी है उसके इर्द गिर्द जो है वहीं से केवल बाघ का अंकन मिलता है। उसके बाद केवल कालीबंगा ऐसा स्थल है जहां से बाघ का अंकन प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कालीबंगा से ही एक और मुहर मिली है जिस पर एक मनुष्य एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, कालीबंगा से एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर यह अंकन है कि एक जो व्यक्ति है वह वृक्ष पर के ऊपर डालियों पर बैठा हुआ है। उसके बाद नीचे एक व्याघ्र है या बाघ है वो नीचे खड़ा है, वह उस व्यक्ति को बहुत ध्यान से देख रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा से एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर एक वृक्ष बनाया गया है, एक पेड़ बनाया गया है। उस पेड़ पर एक व्यक्ति को बैठे हुए दिखाया गया है। उसी पेड़ के नीचे एक बाघ का चित्र बना है। वह जो बाघ है वह उस व्यक्ति को बहुत ध्यान से देख रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगले बिंदु में कि मोहनजोदड़ो से चांदी की मुहर मिली है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से एक चांदी की मुहर प्राप्त होती है जिस पर यूनिकॉर्न
का अंकन है और एक व्यक्ति दो बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, जो चांदी की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है उस पे यूनिकॉर्न का अंकन है। उसके बाद चांदी की मुहर पर एक व्यक्ति है जो दो बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। आते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है कि सिंधु सभ्यता की मुहरों पर मेसोपोटामिया की मुहरों का अंकन मिलता है। जो सिंधु सभ्यता है यहाँ की जो मुहर है और जो मेसोपोटामिया की मुहर है, जो दोनों का जो समानता पाई गई उसमें जो अंकन है दोनों जगह कि सूत काटने का जो यंत्र है, जो सूत काटने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दोनों मुहरों पर मिलता है। उसके बाद एक प्रवेश द्वार मिला है, अर्थात जो घर के अंदर या जो उन्होंने बनाया होगा रहने के लिए उसमें प्रवेश करने के लिए जो प्रवेश द्वार बनाया गया, दोनों जगह मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता दोनों जगह इसका अंकन है। उसके बाद दोनों जगह यह प्रमाण मिला है कि दो जानवरों से लड़ता हुआ जूझता हुआ आदमी का चित्र मिला है। ध्यान दीजिए, सूत काटने का यंत्र, एक प्रवेश द्वार और दो आदमी से लड़ते हुए दो जानवरों से लड़ता हुआ एक व्यक्ति का अंकन है, जो सिंधु स्थल और मेसोपोटामिया स्थलों की जो मोहरें हैं दोनों यहाँ से प्राप्त होती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगले बिंदु में है मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त होती है जिस पर 6 मानव आकृतियां बनी हुई हैं। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिस पर 6 मानव की आकृतियां बनाई गई हैं। उसके बाद यहाँ से एक और मुहर मिलती है जिस पर एक योगी है जो बैठा हुआ है, उसके बगल में दोनों तरफ पुरुष खड़े हुए हैं। वो जो पुरुष हैं हाथ को जोड़े हुए हैं, अर्थात योगासीन पुरुष की दोनों तरफ जो बगल में पुरुष खड़े हुए हैं वो हाथ को जोड़े हुए हैं। उसके बाद देखते अगले बिंदु पर सिंधु मुहरों पर सर्वाधिक अंकन की बात करेंगे तो पीपल का सर्वाधिक अंकन बना है। उसके बाद एक श्रृंगी पशु का। अब यहाँ पे देखिए, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका है, तो पीपल के पत्ते का अंकन है। उसके बाद एक श्रृंगी बैल का अंकन है। या एक श्रृंगी जो पशु है वह क्या है, वह सिंधुकालीन सर्वाधिक पवित्र पशु माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज है कि सब कुछ हो गया, यहाँ से गाय का साक्ष्य नहीं मिलता है, घोड़े का साक्ष्य नहीं मिलता है और ऊंट का साक्ष्य नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता में जो सिंधुकालीन स्थल है यहाँ से बैल के तमाम प्रकार के साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन गाय का अंकन सिंधु स्थलों से कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद घोड़े का स्पष्ट प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। उसके बाद ऊंट का भी अंकन मोहरों पर या मृदभांडों पर कहीं नहीं मिला है। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक था वह सिंधु मुहर या रिफिल स्थापक, इसके विषय में चर्चा बहुत अच्छे तरीके से की। जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने हर बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।